एक बहुत ही प्यारी सी लड़की एक रिवर फ्रंट पे आकर एक वीडियो बनाती है और कहती है कि ये प्यारी सी साबरमती रिवर काश मुझे खुद में समा ले, और ये कहकर वो उस नदी में कूद जाती है। नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो में। आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। आज की कहानी एक वायरल वीडियो के बारे में है। आपको याद होगा कि फरवरी 2021 में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की एक रिवर फ्रंट पे आकर एक वीडियो बनाती है और कहती है कि ये प्यारी सी साबरमती रिवर काश मुझे खुद में समा ले, और ये कहकर वो उस नदी में कूद जाती है। ये थी आयशा, और आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है आयशा खान की कहानी। कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी ज़रूर करें। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आयशा खान की कहानी रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग की कहानी है। शादी का रिश्ता जो होता है उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, और शादी का रिश्ता डिमांड करता है कि दोनों का इक्वल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लॉयल्टी हो, सैक्रिफाइसेस हो, प्यार हो या रिस्पेक्ट हो। और अगर इस डायनेमिक्स में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है, कोई एक ज़्यादा भारी होता है तो कोई एक हल्का पड़ जाता है, तो समझ लीजिए रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स का ये मतलब नहीं कि लोग उस शादी के रिश्ते से निकल जाएं, अलग हो जाएं या रिश्ता तोड़ दें। रेड फ्लैग का मतलब है कि दोनों को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए और सल्यूशंस पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा रेड फ्लैग तब होता है जब ये गुंजाइश ही ना बचे कि कोई सल्यूशन पे पहुंचा भी जा सकता है। ऐसा ही हुआ था आयशा खान के साथ। आयशा गुजरात के एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके घर में उसके पिताजी, उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई था। पिताजी पेशे से एक दर्जी थे, तो डेफिनेटली परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन फिर भी आयशा के पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी आयशा और उसके भाई को एक अच्छी परवरिश देने में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देने में। इस छोटे से परिवार में कमियां तो बहुत थी, लेकिन आपस का प्यार ही उन कमियों की भरपाई कर देता था। आयशा धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने सपने देखे एक प्रोफेसर बनने के। उसके घर वालों ने भी सोच लिया था कि अपनी बेटी के सपने को पूरा करने में वो उसका पूरा साथ देंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब आयशा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होती है तभी उसके परिवार को एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है, आरिफ खान का। आयशा के परिवार वाले आरिफ के परिवार वालों को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये परिवार उनकी रिश्तेदारी में ही था। आरिफ बहुत ही गुड लुकिंग लड़का था। परिवार अच्छा खासा कमाता था, आरिफ भी अच्छी नौकरी करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। और सबसे बड़ी बात, आरिफ के घर वाले बिना दहेज के ही ये शादी करने को तैयार थे। तो आयशा के घर वालों को लगा कि इससे बेहतर रिश्ता उनकी बेटी के लिए नहीं आ सकता। आयशा ने भी जब आरिफ की तस्वीर देखी होगी तो शायद उसके प्यार में पड़ गई होगी, क्योंकि आगे चल के जब वो अपने दोस्तों से आरिफ के बारे में बात किया करती थी तो वो हमेशा यही कहती थी कि वो आरिफ से बेइंतहा प्यार करती हैं। खैर, वो तो बात की बात है। तो ये रिश्ता फिक्स हो जाता है। आयशा के घर वाले बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। आयशा शादी करके गुजरात से राजस्थान शिफ्ट हो जाती है। राजस्थान में आरिफ का पूरा परिवार एक साथ रहता था। आरिफ के परिवार में उसके माँ बाप, उसका बड़ा भाई, उसकी एक छोटी बहन थे। एक और बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी। तो एक छोटे से परिवार से वो थोड़े बड़े परिवार में चली जाती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। वो अपने पति के प्यार में बिल्कुल पागल थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया,
आयशा को अपने ससुराल वालों की सच्चाई पता चलने लगी। उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। उसे पल पल ह्यूमिलिएट करते हैं, उसे प्रेशर देते हैं कि वो अपने पिता को फ़ोन करे और उनके डिमांड्स वो अपने पिता के सामने रखे, और उसके पिता चुपचाप वो सारे डिमांड्स पूरे करते रहे। आयशा को लगा कि उसका हस्बैंड आरिफ उसका साथ ज़रूर देगा, वो उसके ससुराल वालों को समझाएगा, लेकिन आरिफ तो अपने घर वालों से कहीं ज़्यादा आगे था। आरिफ की एक गर्लफ्रेंड भी थी, और जब आयशा को इस बारे में पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो आरिफ से कंप्लेन भी करती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन आरिफ को तो कोई गम नहीं था। वो अपनी बीवी को इमोशनली टॉर्चर करने के लिए उसके सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है। इनफैक्ट अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने के लिए पैसे भी वो आयशा से मांगता है, और वो कहता है कि तुम अपने पिता से वो पैसे लाकर मुझे दो। आयशा चुपचाप ये सब कुछ सहती रहती है। उसे लगता है कि उसकी अच्छाई और उसका प्यार आरिफ को बदल देगा। वो अपने घर वालों से पैसे तो मांगती थी, लेकिन गिफ्ट के तौर पर कि पापा 5,000 रुपये दे सकते हैं क्या, 10,000 रुपये दे सकते हैं क्या, मुझे आरिफ के लिए गिफ्ट खरीदना है, अपने घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदना है, या अपनी सासू माँ की मदद करनी है। इस तरीके से कुछ ही महीनों में उसने कुछ 1.5 लाख रुपए अपने पिता से ऑलरेडी ले लिए थे। लेकिन उसके घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी बेटी के साथ ससुराल में क्या हो रहा है। आयशा को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो उसके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, आरिफ बदल जाएगा, उसके ससुराल वाले बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके ससुराल वाले उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो अपने घर वालों से कॉन्स्टेंटली पैसे लेकर उन्हें देते रहे, लेकिन आयशा अपने घर वालों के सामने कुछ भी नहीं बोल रही थी। आयशा अपने ससुराल वालों का जितना भी टॉर्चर था वो चुपचाप सह रही थी। इधर समय आगे बढ़ता है और आयशा प्रेग्नेंट होती है। उसे लगता है कि लाइफ में एक बच्चा आ जाने से उसकी लाइफ बदल जाएगी, उसका हस्बैंड सुधर जाएगा, उसके ससुराल वाले उसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका टॉर्चर नेक्स्ट लेवल चला जाता है। वो उसे मारते पीटते तो थे ही, लेकिन अब उसे बिना खाना पीना दिए वो कई कई दिनों तक उसे एक कमरे में बंद कर दिया करते थे। आयशा रोती रहती थी, आरिफ का नाम ले लेकर चिल्लाती रहती थी कि वो आए, दरवाज़ा खोले और उसे बचाए। लेकिन आरिफ इन सारी चीज़ों में अपने घर वालों का साथ दे रहा था। वो आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये बच्चा जो है वो उसका नहीं है, आयशा का किसी और के साथ संबंध है और ये बच्चा उसी लड़के का है। आयशा के ऊपर जब ये एलिगेशन लगता है तो वो टूट सी जाती है। वो आरिफ को समझाती रहती है बार बार कि ये बच्चा उसी का है, और जिससे वो उसका कनेक्शन जोड़ रहा है वो उसके भाई की तरह है, लेकिन आरिफ नहीं मानता है और आयशा के ऊपर टॉर्चर एज इट इज़ रहते हैं, या कहें दिन पर दिन और बढ़ते ही जाते हैं। उसका प्रेग्नेंट होना उसके घर में उसके घर वालों के ऊपर कोई बदलाव नहीं लाता। ऐसे में आयशा के सब्र का बांध एक दिन टूट जाता है और वो अपने घर पर फ़ोन करके सबको सब कुछ बता देती है। उसके पिता, जिन्होंने आयशा को बहुत ही लाड प्यार से पाला था, वो ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो सीधा आरिफ के परिवार के खिलाफ डाउरी और हैरेसमेंट का केस फाइल कर देते हैं। जब आयशा के परिवार वालों को इस केस के बारे में पता चलता है तो आयशा की मुसीबतें दुगनी हो जाती हैं। आयशा को फाइनली उसके फादर राजस्थान से गुजरात अपने साथ ले आते हैं, लेकिन आयशा आरिफ से अलग होकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। अपने घर वालों के पास वापस आने के बावजूद भी आयशा ये कोशिश करती रहती थी कि वो आरिफ को किसी तरीके से समझा ले, किसी तरीके से मना ले कि वो आकर उसे वापस ले जाए, लेकिन आरिफ ने उसका फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। आयशा एक दिन इतनी टूट जाती है कि वो डिसाइड कर लेती है कि वो अब ज़िंदा नहीं रहेगी। वो एक आखिरी कॉल अपने पति आरिफ को करती है और उसे बताती है कि तुम अगर मुझे लेने नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आरिफ जवाब में उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मर जाना ही ठीक है,
लेकिन मरने से पहले एक वीडियो ज़रूर भेज देना ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। सोच सकते हैं आप उस इमोशनली वल्नरेबल लड़की के ऊपर क्या बीती होगी अपने हस्बैंड से ये बात सुन के, वो हस्बैंड जिसको वो दिलो जान से प्यार करती थी। आयशा ने वही किया जो आरिफ ने उसको करने को कहा। आयशा अपने घर में बिना किसी को कुछ बताए निकल पड़ती है साबरमती के लिए। साबरमती रिवर फ्रंट पर आकर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। उस वीडियो में आयशा खुद को आयशा आरिफ खान कहकर बुलाती है। मरने से पहले भी वो आरिफ के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती थी, इतनी प्यार में पागल थी वो। खैर, हंसते हंसते वो ये वीडियो बनाती है और वो कहती है कि अब उसका समय ख़त्म हो चुका है इस दुनिया में और वो अल्लाह से मिलने के लिए जा रही है। वो अपने घर वालों को समझाती है कि आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, वो हवा है, वो हवा की तरह बहना चाहती है। और वीडियो देखने वालों को वो कहती है कि मेरे जाने के बाद प्लीज़ कोई बवाल मत करना। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आयशा एक आखिरी बात बोलती है कि बस ये प्यारी सी साबरमती रिवर मुझे खुद में समा ले। ये वीडियो बनाने के बाद आयशा अपने पिताजी को फ़ोन करती है आखिरी बार और उन्हें बताती है कि वो अब घर नहीं वापस आने वाली, वो अपनी जान देने वाली है। उसके घर वाले फूट फूट कर उसे अपना ये डिसीजन बदलने के लिए ज़ोर देते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुझे ही सब खराब कहेंगे। उसके पेरेंट्स हर वो चीज़ उसको बोलते हैं जिससे वो अपनी बेटी का मन बदल दे। लेकिन आयशा का मन इतना चोटिल हो गया था, इतना दुखी था कि उसे कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आ रही थी। वो अपने फादर को कहती है कि पापा मुझे कोई सल्यूशन ही नहीं दिखता अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का। उसके फादर उसको समझाते रहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ मत कर, तेरा इतना मुबारक नाम है, उस नाम की लाज रख ले। लेकिन आयशा नहीं मानती। वो फ़ोन काटती है और साबरमती में कूद जाती है। और यहाँ ख़त्म होती है आयशा की कहानी। सुइसाइड करने से पहले आयशा ने वो वीडियो आरिफ को भेज दिया था और शायद वो वीडियो कुछ और लोगों के पास भी गया था, शायद उसके किसी फ्रेंड के पास गया था। आरिफ ने वो वीडियो देखा, उसे पता था कि आयशा ने सुइसाइड कमिट कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ ये वीडियो जब पूरे देश में वायरल हुआ तो एक मुहिम सी छिड़ गई। लोग आयशा के लिए आवाज़ें उठा रहे थे, डाउरी केसेस के बारे में बातें होने लग गई थी। आरिफ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए लोग मूवमेंट में जुड़ रहे थे। वहीं आरिफ और आरिफ के घर वालों के ऊपर आयशा की मौत का कोई असर नहीं हुआ था। आयशा की मौत के अगले ही दिन आरिफ अपने परिवार वालों के साथ रिश्तेदारी में एक शादी अटेंड करने जाता है। लेकिन चूंकि उस शादी में आए हुए लोग आयशा की फैमिली को भी अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि आरिफ की बीवी आयशा ने एक दिन पहले ही सुइसाइड कमिट कर लिया है, तो लोग कानाफूसी कर रहे होते हैं, आरिफ के घर वालों को खरा खोटा सुना रहे होते हैं। तो यहाँ आरिफ और उसके घर वालों को अंदेशा होता है कि मामला हाथ से बाहर निकल रहा है। आरिफ उसी शादी से गायब हो जाता है और आरिफ के घर वाले वापस अपने घर राजस्थान आ जाते हैं। यहाँ गुजरात में आयशा के उस वीडियो के बेसिस के ऊपर पुलिस आरिफ और आरिफ के घर वालों के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड का केस दर्ज करती है और आरिफ को ढूंढने में लग जाती है। आरिफ के घर वाले तो राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन आरिफ का कोई पता नहीं रहता, तो उसका एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है और आरिफ फाइनली अपने एक रिलेटिव के यहाँ छिपा मिलता है। आरिफ की अरेस्टिंग होती है, केस चलता है और फाइनली आरिफ को 10 साल के कैद की सज़ा मिलती है। आरिफ और आयशा का केस का ये अंजाम क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। जब दो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, स्पेशली शादी के रिलेशनशिप में, चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज हो, तो वो रिलेशनशिप इक्वल पार्टिसिपेशन डिमांड करता है। चाहे वो लव हो, चाहे वो सैक्रिफाइस हो, चाहे वो लॉयल्टी हो,
या एडजस्टमेंट्स हो या कॉम्प्रोमाइज़ेस हो, कॉम्प्रोमाइज़ेस वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट्स हो, लेकिन जब इस डायनामिक्स में थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है, कोई एक ज़्यादा दे रहा होता है और कोई एक एब्सेंट होता है, तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। उसे हम रेड फ्लैग कहते हैं। रेड फ्लैग का ये मतलब नहीं कि लोग रिश्ता तोड़ दें। रेड फ्लैग का ये मतलब है कि आप अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातें करें और एक सल्यूशन पर पहुँचे जिससे शायद उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती हो, जिससे शायद वो अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हों। लेकिन अगर ये गुंजाइश ही ना दिखे कि प्रॉब्लम्स के सल्यूशन पर पहुंचा जा सके, तो एक सल्यूशन ज़रूर है, मूव ऑन। ये कहना बहुत आसान है क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से ही मूव ऑन का सोच सकते हैं। आयशा के केस में भी यही हुआ, वो मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, जबकि वो जानती थी कि कोई सल्यूशन नहीं है उसके और आरिफ के बीच के प्रॉब्लम्स का। लेकिन वो फिर भी उस शादी में फंसी पड़ी थी। उस शादी को वो ठीक करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती थी, वो आरिफ को बदलना चाहती थी। आयशा पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी उसके साथ जो हो रहा था वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। आयशा के साथ जो हो रहा था, इट वॉज अ क्लासिक केस ऑफ नॉट ओनली फिजिकल अब्यूज़ बट ऑल्सो मेंटल अब्यूज़। मेंटल अब्यूज़ के कुछ साइंस ये हैं कि जो परपेट्रेटर होता है, यानी कि जो अब्यूज़र होता है, वो अब्यूसी को बार बार ये याद दिलाता है कि मेरा वायलेंट रिएक्शन तुम्हारी वजह से है। और ये आयशा के साथ बार बार हो रहा था। एक अब्यूसर अब्यूसी को ये कहता है कि तुम्हारा कहीं और अवैध संबंध है, इसीलिए मेरा भी अवैध संबंध है, जो कि आयशा के साथ भी हुआ। इसीलिए आयशा अपने आखिरी वीडियो में भी यही कहती हुई नज़र आ रही थी कि शायद कमी मुझ में थी, शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। वो खुद को ही अपने ख़राब रिलेशनशिप का जिम्मेदार मान रही थी और वो अपने पिता को ये कहती है कि पापा, कोई सल्यूशन ही नहीं दिखता मुझे अपने प्रॉब्लम्स का। सल्यूशन है, मूव ऑन। जब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस गए हों तो मूव ऑन। और हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से भी कोई आयशा है जो घुट घुट कर अपने दर्द को दबाए हुए है, अपने हंसी के पीछे दबाए हुए है, तो प्लीज़ आगे आइए, हेल्प मांगिए, लोगों से बात कीजिए, सल्यूशन है। इसी थॉट के साथ आज की कहानी हम कंक्लूड करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे क्राइम के एक नए टेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आयशा की कहानी आपको पसंद आई हो, पसंद तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ट्रैजिक कहानी है ये, लेकिन फिर भी अगर आयशा की कहानी से आप मूव्ड हुए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये कहानी है पाकिस्तान के रियाज की, जो कि पेशे से एक कब्रिस्तान का केयर टेकर था और एक शाम वो उसी कब्रिस्तान से भागा भागा बदहवास सा लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था एक मुर्दा उसकी जान के पीछे पड़ गया है, वो उसे बचा ले और वो मुर्दा उसकी जान लेकर ही रहेगा। आखिर उस कब्रिस्तान का वो मुर्दा रियाज की जान के पीछे क्यों पड़ा था? जानिए रियाज की कहानी क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल प्रूडेंस स्टूडियो पर।